पिछले एपिसोड में हमने देखा था युनचे ने जिया किंगडू पर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी वो जिया किंगडू को हरा नहीं पाता और जिया किंगडू से बुरी तरीके से अभी तक दबा रही थी, क्योंकि उनके बीच ज्ञान शक्ति के पूरे दो रियलम का काफी बड़ा अंतर था, जिसे आसानी से नहीं भरा जा सकता। और उसी बीच युनचे ने अपने फिनिक्स फ्लेम का भी इस्तेमाल किया था, जिससे सभी लोगों को अंदाजा हो गया था कि युनचे जरूर फिनिक्स संप्रदाय से संबंधित है। लेकिन फिर भी युनचे अपनी कलाओं से दो रियलम के अंतर को नहीं भर पाता और जिया किंगडू से बुरी तरीके से हार रहा था। अब इस एपिसोड में देखते हैं यह वास्तव में अभी भी आइस फिनिक्स के वार को झेलने के बाद खड़ा होने में सक्षम है। उसकी रक्षात्मक शक्ति वास्तव में चौंकाने वाली है। चू युलिन ने बड़बड़ाया, लेकिन उसके तुरंत बाद उसके चेहरे पर आश्चर्य उभर गया। चू युली वही है, लिटिल फेट डॉक्टर, जो कि जिया किंगडू की मास्टर भी है। वो यह यूनचे की बार बार मदद करती है। यूनचे की बुझी हुई फिनिक्स की लपटें एक बार दोबारा प्रज्वलित हो गई। चाहे वह यूनचे की आभा हो, लपटें हों, उनमें से किसी में भी कमजोरी का कोई संकेत नहीं था। उसने अपना ड्रैगन फोर्ट को उठाया और एक बार तेज गर्जना करते हुए विशाल ग्रे रंग की तलवार की किरणों के साथ जिया किंगडू की तरफ वो झपट पड़ा। वह न केवल खड़ा हुआ बल्कि कमजोर भी नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? शुई वुशुआंग और वू जुक्सिन दोनों ने सदमे में चीख निकाली। जलते हुए ड्रैगन फोर्ट एक नाचते हुए अग्नि ड्रैगन की तरह था, जो अपने ड्रैगन दहाड़ के बीच हवा में कुंडल बना रहा था। जमे हुए बादल की गहन ऊर्जा से भरपूर आइस फिनिक्स स्नोफ्लावर रिबन एक सफेद सांप के बराबर था और एक अतुलनीय रूप से भयावह जमे हुए बादल की शक्ति को छोड़ते हुए नाचते हुए अग्नि ड्रैगन का हमला किया। आकाश के गहन हथियारों को अपने वश में करना काफी मुश्किल है। ड्रैगन फोर्ट के भीतर एक युवा ड्रैगन की आत्मा आ- आराम करती है और फिनिक्स स्नोफ्लावर रिबन के भीतर एक आइस फिनिक्स की आत्मा आराम करती है। गुणवत्ता और ताकत के मामले में दोनों बराबर थे। यूनचे ने एक पागल अनियंत्रित तरीके से गहन कौशल जारी किया। फिनिक्स विंग का एम्पीरियल डांस, ओवरलोड का शेष, गिरता हुआ चांद, डूबता हुआ तारा, फिनिक्स ब्रेक, इनमें से प्रत्येक कौशल वर्ग को हिला सकता था, लेकिन जिया किंगडू के सामने, जिसने सातवें चरण तक जमे हुए बादल स्क्वाड की खेती की थी, वे आसानी से एक के बाद एक नीचे गिर गए। जिया किंगडू का प्रतिशोध और भी भयानक था। अगर यूनचे के पास स्टार गोड की टूटी हुई छाया नहीं होती, तो वह जिया किंगडू के साथ एक संक्षिप्त प्रतिरोध में भी रहने योग्य नहीं था। धमाका, यूनचे के बाएं कंधे पर एक बर्फ का कमल फट गया, जिसने यूनचे जमीन पर गिर गया। उसका बायां कंधा पूरी तरीके से खून से लथपथ और क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन उसने ऐसा अभिनय नहीं किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अचानक जमीन से उछल पड़ा। उसने एक बार फिर अपने फिनिक्स रप्टर को फिर से प्रज्वलित किया और हमला किया। भारी तलवार बिना किसी शक्ति की कमजोर हुई व्यापक रूप से घूमी। धमाका, उसकी भारी तलवार को बलपूर्वक एक तरफ धकेल दिया गया और आइस फिनिक्स स्नो फ्लावर रिबन ने उसकी ओर वार किया, जो उसके चारों तरफ तेजी से लिपट गया और यूनचे को हवा में उठा दिया। पलक झपकते ही यूनचे के शरीर की सारी फिनिक्स लपटें बुझ गई और उसकी जगह एक बर्फ की मोटी परत ने ले ली थी। फिर भी उसको फिनिक्स स्नो फ्लावर रिबन ने बेरहमी से जमीन पर पटक दिया। मोटी बर्फ की परत फट गई। यूनचे पहले से ही जमीन में एक बड़ा छेद हो गया था, जिसमें यूनचे पता नहीं कितनी गहराई तक समा गया था। इस भारी प्रहार के आसपास युवा पीढ़ी को सपने में चीखने पर मजबूर कर दिया, लेकिन देखी जो कि हल्की नीली आंखें उसकी तुलना में अड़िग थी। इस तरह का प्रहार आत्मगहन क्षेत्र के शिखर पर एक गहन अभ्यासी को पूरी तरीके से बेहोश कर देता है, गंभीर आंतरिक स्थिति पहुंचाता और उसकी गहन ऊर्जा को बिखेर देता। फिर भी जिया किंग को अचानक आइस फेंक स्नो फ्लावर रिबन से एक अत्याचारी प्रतिबल महसूस हुआ। आइस फेंक स्नो फ्लावर रिबन की बाइंडिंग वास्तव में बुरी तरीके से फट गई थी। यूनचे के दरार के भीतर उछला और जिया किंग की ओर एक अधिपति का रोष भेजा। हालांकि उसके कपड़े पूरी तरीके से फटे हुए थे, उसकी आंखों में आग फड़क रही थी, फिर भी वह शांत थी। उसके शरीर से निकलने वाली गहन ऊर्जा पहले ही की तुलना में जरा भी कम नहीं हुई थी। हर किसी के दिल में एक साथ एक अजीबोगरीब डर था। गहन शक्ति के मामले में जिया किंग ने यूनचे को पूरी तरीके से कुचल दिया। यूनचे और उसके आतंक प्रदान में वह पूरी तरीके से नुकसान में था और ज्यादातर चोटों के साथ समाप्त हुआ था।
बुद्ध के महान मार्ग में प्रशिक्षित होने और ड्रैगन भगवान के खून से अपने शरीर को मजबूत करने के बाद गहन शक्ति के अलावा उसके शरीर की उग्रता, तीव्रता किसी भी तरह से एक सच्चे ड्रैगन से कम नहीं थी। भले ही ज़िया किंग के पास इतनी ज़बरदस्त ताकत थी कि वह उसे लगातार 10 से ज़्यादा बार घायल कर सकती थी, लेकिन उसने कभी भी उसे कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुँचाया था। हर बार जब ज़िया किंग उस पर प्रहार करती, तो युनचे बुरी तरीके से हार जाता और युनचे के शरीर पर काफ़ी ज़्यादा घाव भी थे, लेकिन उसकी ज्ञान शक्ति और उसकी कलाओं में कोई भी कमी नहीं आई थी और वो बार-बार खड़ा हो जाता था, जिससे सभी दर्शक काफ़ी सदमे में थे। बेशक ज़िया किरणों की शक्ति पृथ्वी के गहरे क्षेत्र तक पहुंच गई थी, लेकिन इस शक्ति के साथ बादल असगार्ड की सातवें चरण को बनाए रखना निसंदेह एक बेहद कठिन था। जमे हुए बादल सातवें क्षेत्र को जगाने के लिए ज़िया किंग के शरीर के पर डाला गया बोझ किसी भी तरीके से युनचे के जलते हुए दिल के से कम नहीं था। हर बार युनचे को जमीन में धँसा दिया गया, लेकिन इससे उसकी ज्ञान शक्ति में कोई कमी नहीं आई। यह ज़िया किंग ही थी, जिसकी शक्ति हर बार धीरे-धीरे कम होती जा रही थी। यह मत समझो कि तुम्हारी जीत तुम्हारे हाथ में है। जब तुम उस पर उसकी सीमा तक दबाव डालते हो, तब वह सबसे अधिक भयानक हो जाता है और अपनी आत्मा से शक्ति निकालता है। यूनचे को देखते हुए जो एक बार फिर से खड़ा हो गया था और फिनिक्स की लपटों से भरा हुआ था। चू यूचेन द्वारा बोले गए शब्द जिया किंग कानों में गूंज उठे और इस समय उसके शरीर के चारों ओर की सिर्फ सभी बर्फ की आत्माएं पहले से ही थोड़ी फीकी पड़ने लगी। उसकी सांसें भी थोड़ी भारी हो गई थी। उसके सामने यूनचे को मूल रूप से उसके लिए कोई खतरा नहीं माना जाता था। फिर भी वह अब यूनचे से हल्की दबाव महसूस कर सकती थी। उसके दिल की गहराई में एक आवाज उसे बता रही थी कि उसे जल्दी से इसे खत्म करना होगा, अन्यथा अगर यह और भी लंबा खींचा तो पता नहीं क्या अप्रत्याशित घटना घट सकती थी। चलो इसे खत्म करते हैं। जिया केंगयू के होंठ थोड़े हिले और उसके बर्फ जैसे सफेद हाथ धीरे धीरे उसके शरीर के सामने एक साथ जुड़ गए। एक पल में कई किलोमीटर के दायरे में आसपास की सारी ठंडी ऊर्जा की उमड़ पड़ी और उसके सामने थमे हुए जमे हुए बादल के एक विशाल स्वर में भवन में केंद्रित हो गई। यून चेक की ओर उसकी बढ़ने वाली थी, लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए। जिया केंगयू के शरीर पर आभा बल तेजी से बढ़ा और जमे हुए बादल का भवन बड़ा और बड़ा होता गया। फिर यह अचानक बदला और एक विशाल आइस क्रिस्टल फिनिक्स में संगठित हो गया। उसी समय एक ठंडा ठंडा दबाव पूरे क्षेत्र को घेर लिया और सभी के दिल को झकझोर दिया। आइस क्रिस्टल फिनिक्स ने आकाश की ओर मुंह किया और चीख निकाली। अपने विशाल पंख फैलाते हुए यह यून चेक की ओर एक ठंडी ऊर्जा के साथ बढ़ा, जो आसपास के 50 किलोमीटर को जमा सकती थी। जहां तक भी यह गुजरा, इसने हवा को इंच दर इंच संगठित किया। वाह, यह खत्म हो गया, यह खत्म हो गया, सावधान रहो जी जाजी। जिया युआनबा ने घबराहट में चिल्लाते हुए अपनी दोनों मुट्ठियां कस ली। भले ही जिया किंगयू ने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह ज्यादातर उसके आदान प्रदान के दौरान बचाव और जवाबी हमला कर रही थी। उसने कभी भी हमला करने की पहल नहीं की थी। वह यून चे की मानसिकता को अच्छी तरीके से समझती और जानती थी कि अगर उसने उसे बहुत जल्दी हरा दिया तो वह उसके गौरव को बहुत ठेस पहुंचाएगी। इस समय आखिरकार हमला करने का फैसला करने के बाद उसने जमे हुए बादल शक्ति से भरपूर एक भयावह रूप से एक बड़े आइस फिनिक्स को छोड़ दिया, जो पूरे क्षेत्र को हिला देने में सक्षम था। यहाँ तक कि जिया युआनबा भी यह महसूस करने में सक्षम था कि यह आइस फिनिक्स का कितना भयानक था। हेमरली स्वॉर्ड विला की सीटों पर लिंग यून भी उतना ही हैरान था, क्योंकि यह आइस फिनिक्स में नहीं ठंडी ऊर्जा की दमनकारी शक्ति को रोकना बेहद मुश्किल होगा। भले ही वह उसने अपनी तलवार आत्मा डॉपलगैंगर का इस्तेमाल दो लिंग यून में बदलने के लिए किया हो। जैसे ही दबाव का एक भयानक स्तर सामने से उसकी ओर बढ़ रहा था, यून बहुत तेजी से पीछे हट गया और उसके कदम बिजली की तरह तेज थे। जैसे ही उसके शरीर पर फिनिक्स की लपटें जली और आइस फिनिक्स नजदीक आया, यूनचे की आंखें में एक भयानक पागलपन की एक चमक देखी जा सकती थी। उसने अपनी गहन ऊर्जा और फिनिक्स किलो को ड्रैगन फोर्ट में भर दिया और एक फायर फिनिक्स का विशाल चेहरा दिया। उसकी धार के बाद अपने हाथों को झुलाते ड्रैगन फोर्ट आइस फिनिक्स की ओर उड़ गया और अपने साथ विशाल फायर फिनिक्स का चेहरा ले गया। आइस फिनिक्स और फायर फिनिक्स बीच हवा में हिंसक रूप से टकराए और फिनिक्स की आंख और जमे हुए बादल की गहन ऊर्जा दोनों एक ही समय में फट गए। दोनों फिनिक्स की चीखें पूरी आसमान में गूंज उठी जब वे आपस में टकराए। भले ही जेट पेरू के पास जमे हुए बादल कला के सातवें चरण को जादू से प्राप्त ऐसी शक्ति थी जो आश्चर्यजनक थी, लेकिन यह बहुत अप्रत्याशित नहीं थी। जबकि यूनचे वह वास्तव में एक सच्चे गहन क्षेत्र के 10वें स्तर की गहन ऊर्जा द्वारा समर्थित लपटों का उपयोग करके इस तरह के जमे हुए बादल के खिलाफ लड़ने में सक्षम था। हालांकि इस तरह का संतुलन लंबे समय तक कायम नहीं रहा। बर्फ और आग दोनों एक दूसरे के प्राकृतिक प्रतिद्वंदी हैं। आग बर्फ को पिघला सकती है, जबकि बर्फ आग को विफल कर सकती है। दोनों पक्षों के पास कोई प्राकृतिक लाभ नहीं था। वर्तमान विमान के संदर्भ में यूनचे की शक्ति जिया किंगयू से पूरी तरीके से बेहतर थी, लेकिन तीव्रता के संदर्भ में जिया किंगयू ने निसंदेह यूनचे को दबा दिया।
आइस फिनिक्स और फायर फिनिक्स ने लगातार बीच हवा में उत्पात मचा दिया और हेवनली स्वॉर्ड विला का ये क्षेत्र पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया था। कुछ सांसों तक अस्त व्यस्त चमक के बाद बर्फीली फिनिक्स की चमक अग्नि फिनिक्स से थोड़ी अधिक हो गई, लेकिन अगर कोई लाभ बनता है तो यह टूटे हुए बांध की तरह अपरिवर्तनीय हो जाएगा। पलक झपकते ही अग्नि फिनिक्स छोटा और छोटा होता गया। अंत में इसी बर्फीली फिनिक्स ने पूरी तरीके से निकल लिया और जो कुछ बचा वह हवा में जमी हुई ड्रैगन फोर्ट थी। फिनिक्स जो अपने आकार के केवल एक तिहाई से सिकुड़ गया था, तेजी से आगे बढ़ा और ठंडी और लंबी चीख के साथ यूंचे पर झपटा। जैसे ही बर्फीली फिनिक्स का पीला नीला चेहरा उसकी आंखों के भीतर तेजी से बड़ा होता गया, यूंचे ने भारी सांस ली और उसकी दोनों आंखें सीधे बर्फीले फिनिक्स की मृत तृष्णा को घूरने लगी। वह पीछे नहीं हटा और हवा में केवल एक धीमी बुदबुदाहट की आवाज सुन जा सकती थी। दुष्ट भगवान की दूसरी शैली, बादलों को सील करके सूरज को बंद कर दिया। धमाका। ये एविल कोड का सेकंड गेट है, मतलब अब इसमें इसको जबरदस्ती खोलना है ना। अब तक वो यूंचे सिर्फ फर्स्ट गेट को ही खोल सका था, इस बार उसने सेकंड गेट को जबरदस्ती खोला है। बर्फ का फिनिक्स फट गया और उसकी हल्की नीली चमक ने यूंचे को पूरी तरीके से निकल लिया। बिखरते हुए बर्फ के टुकड़े धारदार ब्लेड की तरह थे और जमीन में गहराई तक धंस गए। आखिरकार यह खत्म हो गया। कौन जानता था कि यह इतना लंबा खिंच जाएगा, शुई वुशोंग ने कहा। हालांकि जूनियर सिस्टर जिया ने जमे हुए बादल कला के सातवें चरण का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने कभी पूरी ताकत से हमला नहीं किया। यूंचे की अप्रत्याशित दृढ़ता के साथ वे जुक्सिन की बोलने से पहले ही उसने अचानक एक हैरान कर देने वाली चीख निकाली। बर्फ के फिनिक्स द्वारा पीछे छोड़ी गई हल्की नीली चमक के भीतर यूंचे बिजली की तरह चमक उठा। उसका शरीर एक अपारदर्शी गोलाकार अवरोध से घिरा हुआ था, जिसकी नंगी आंखों से देखना लगभग असंभव था। जब उसने बर्फ के फिनिक्स की चमक को पूरी तरीके से छोड़ दिया तो अवरोध भी पूरी तरीके से गायब हो गया। ड्रैगन फोर्ट को पकड़ते ही उसके अंदर की सारी गहन ऊर्जा तुरंत ही ऐसे फूट पड़ी जैसे बारूद जल गया हो। उसके पीछे एक नीली भेड़िया केवल कृष्णा उभरी जो आकाश की ओर चिल्ला रहा था। आकाश भेड़िया। जब भारी तलवार नीचे की ओर कटी तो एक विशाल भ्रामक भेड़िया हवा में घुस गया और जमीन टूट गई। फ्रोजन बॉडी जेट बोन्स को बनाए रखने के लिए जे किंग ने पहले ही काफी ऊर्जा खर्च कर दिया था। इसके अलावा यूनचे को तेजी से हराने के लिए उसने बर्फ के फिनिक्स को छोड़ने के लिए और भी गहरी ऊर्जा को खर्च किया। वह अब एक अस्थायी शक्ति की कमी को स्थिति में थी और अभी तक ठीक नहीं हुई थी, और यह मानने के अलावा कि यह एक ऐसा अपराध था जो सीधे मैच को फैसला कर सकता था, यह बिल्कुल भी तर्क नहीं थी। चाहे जो भी हो, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यूनचे वास्तव में बर्फीली फिनिक्स के गोते लगाने वाले हमले से बिना किसी चोट के उभरेगा। उसके लिए यह उम्मीद करना और भी असंभव है कि यह वह मौका था जिसका यूनचे इतने समय से धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। एविल गोड की पहली शैली, फॉलिंग मून किलिंग स्टार, 10 गुना प्रवर्धित गहन ऊर्जा के साथ एक भयावह हमला था, जबकि एविल गोड की दूसरी शैली, सीलिंग क्लाउड सन, 10 गुना प्रवर्धित गहन ऊर्जा रक्षा थी। मतलब सीलिंग क्लाउड सन से यूनचे ने उसके फिनिक्स को रोक दिया, क्योंकि उसने अपना दूसरा चरण जबरदस्ती खोल लिया था ना। केवल सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन को उपयोग करने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है और यह जितनी अधिक देर तक सक्रिय रहती है, खपत की दर उतनी ही अधिक होती है। इसलिए भले ही वह लगातार जियाकिंग द्वारा मारा जा रहा था, यूनचे ने सीलिंग क्लाउड सन का उपयोग करने नहीं करने का विकल्प चुना। जब जियाकिंग अब उसे वास्तव में हराने में सक्षम नहीं थी तो उसने अंततः अपनी सारी गहन शक्ति को तुरंत सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन को निष्पादित करने के लिए जारी कर दिया। जब उसके शरीर के चारों ओर अविश्वसनीय रूप से कठिन रक्षा का गठन हुआ तो यह उसने बर्फ के फिनिक्स के हमले को जबरन रोक दिया। फिर उसने जियाकिंग पर अपने सबसे शक्तिशाली हमले को करने का मौका लिया, जो बिना किसी चेतावनी के पकड़ा जाएगा। आकाश भेड़िए की चीख काफी भयानक थी और इसकी भयानकता फिनिक्स और फायर फिनिक्स और आइस फिनिक्स को भी पार कर गई थी। जैसे ही विशाल भेड़िया छाया जियाकिंग की ओर अतुलनीय शक्ति के साथ बढ़ी, उसने आसमान आसानी से आइस फिनिक्स स्नो फ्लावर रिबन की रक्षा को कुचल दिया। इस समय जियाकिंग, जो हमेशा बर्फ की तरह शांत रहती थी, ने पहली बार अपने गुलाबी चेहरे का रंग खो दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यूनचे आइस फिनिक्स के हमले से मुक्त हो पाएगा, और उससे भी ज्यादा उसने उम्मीद नहीं की थी कि यूनचे के पिछले हमले उसकी सीमा से भी परे थे। यह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि इसने उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां उसका दिल और आत्मा भी अवचेतन रूप से कांप उठी। ठीक समय पर बर्फ की एक मोटी परत तेजी से उसकी शरीर पर दिखाई दी और जल्दी से उसके पूरे शरीर को लपेट लिया। धमाका। आसमानी भेड़िए छाया ने जियाकिंग को अपने घेरे में लिया। जियाकिंग के बर्फीली शरीर को अपने साथ ले गई और सीधे बर्फीली नीले उल्का की तरह बाहर निकल गई। वह तलवार पर्वतन क्षेत्र के किनारे तक उड़ गई और भयानक प्रभाव ने जमीन के एक बड़े हिस्से को तोड़ दिया, और जिस दिशा में उसे फेंका गया था वह संयोग से वह था जहां फ्रोजन क्लाउड असगार्ड बैठा था, जो आपदा से मिलने वाला था। भले ही चुयुली और कंपनी के बैठने की जगह पूरी तरीके से सुरक्षित थी, लेकिन उनके सामने बाकी सब कुछ पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। तलवार पर्वतन क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। हर कोई विशाल खड्डे को देखते हुए अवाक था, जो मंच के केंद्र से लेकर उसके किनारों तक फैला हुआ था। जैसे ही धूल जमीन जिया की खड़ी हो गई, केवल वह अब फ्रोजन बॉडी जेट बोन्स को बनाए रखने में सक्षम नहीं थी और इसका
प्रभाव पहले ही गायब हो चुका था। उसके लंबे बाल और दोनों भौहें अब नीली नहीं थी, बल्कि अपने मूल काले रंग में वापस आ गई थी। उसका चेहरा एक हल्की पीली परत से ढका हुआ था और उसकी आभा की ताकत बेहद कमजोर हो गई थी। उसने अपने बाएं कंधे को अपने दाहिने हाथ से ढक लिया और कंधे के बर्फ सफेद कपड़े पर धीरे धीरे लाल रंग का स्पर्श फैल गया। चू यूचेन की बर्फ सी आंखें शांत और क्षेत्र थी। उसे नहीं लगा था कि इस तरह का नतीजा थोड़ा भी अप्रत्याशित था। उसने रात को जिया किंग को चेतावनी दी थी कि वह कभी भी यह न समझे कि उसने किसी भी परिस्थिति में यून से हरा दिया। हालांकि वह यह बात मन में रख रही थी, फिर भी उसे अभी भी पूरी उम्मीद थी कि बर्फ की फिनिक्स ने यूनचे को हरा दिया और इस तरह उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मतलब जिया किंग अभी भी इस बात तो उभर नहीं पाई थी कि यूनचे उस फिनिक्स से आसानी से बच गया। अभी के लिए